दौरे के दूसरे दिन की शुरुआत में जम्मू के लोगों को संबोधित किया। गृह मंत्री शाह ने कहा कि जम्मू कश्मीर के साथ अन्याय का समय अब बीत चुका है। धारा 370 हटने के बाद पहली बार आया हूं, ऐसे बोलोगे क्या? मेरे साथ दोनों हाथ उठाइए। जम्मू कश्मीर में विकास के संकल्प की मुट्ठी बींचिए और प्रचंड आवाज से बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। पाकिस्तान सीमा से करीब 10 किलोमीटर की दूरी पर गरज रहे थे गृह मंत्री अमित शाह। संबोधन में जब जब उनकी आवाज ऊंची हुई होगी तो उनका संदेश यहां से होते हुए सीमा के उस पार भी पहुंचा होगा और इस पार भी अलगाववादियों के कानों में गूंजा होगा। भारत माता की। क्यों भाई, जम्मू वालों की आवाज को क्या हो गया है? अरे धारा 370 हटने के बाद पहली बार आया हूं, ऐसे बोलोगे क्या? मेरे साथ दोनों हाथ उठाइए। जम्मू कश्मीर में विकास के संकल्प की मुट्ठी बींचिए और प्रचंड आवाज से बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। गृह मंत्री अमित शाह के जम्मू कश्मीर के 3 दिवसीय दौरे का आज दूसरा दिन था। आज उनके कई प्रोग्राम थे। इनमें एक बड़ी रैली को भी उन्होंने संबोधित किया। रैली का स्थान था भगवती नगर का जेडीए ग्राउंड, जहां बड़ी संख्या में लोग अपने गृह मंत्री को सुनने के लिए पहुंचे थे। वो जानना चाहते थे कि देश के गृह मंत्री उनके प्रदेश के लिए क्या लाए हैं। 370 और 35 से हटी और जम्मू और कश्मीर के लाखों लाखों नागरिकों को अपने अधिकार प्राप्त हुए। भाई मनोज सिन्हा ने कहा, पहले मेरे सिख भाइयों को, खत्रियों को, महाजनों को भूमि खरीदने का अधिकार नहीं था। जो शरणार्थी वहां से यहां आए थे, उनके अधिकार नहीं थे। किसी को डरने की जरूरत नहीं है। भारत के संविधान के सारे अधिकार मेरे गुर्जर भाइयों और पहाड़ियों को मिलने वाले हैं, कोई रोक नहीं सकता। पंचायत विभाग, स्ट्रीट वेंडर योजना, मिशन यूथ और तेजस्वी स्कीम जैसी योजनाओं का शिलान्यास करने के बाद जब उन्होंने माइक थामा तो उसके बाद उन्होंने विकास कार्यों और विकास कार्यों के नाम पर किए गए खोखले वादों के बीच का अंतर समझा दिया। कल ये 3 परिवार वाले मुझे सवाल पूछ रहे थे कुछ कि क्या देकर जाओगे? भाई मैं तो हिसाब लेकर आया हूं, क्या देकर जाएंगे बताता भी हूं, मगर 70 साल आपके 3 परिवारों ने राज किया, आपने क्या दिया इसका हिसाब लेकर आओ भाई। जम्मू कश्मीर की सरकार आपका हिसाब मांगे। मोदी जी ने प्रधानमंत्री बनते ही 55,000 करोड़ रुपए का पैकेज दिया था और 55,000 करोड़ रुपए के पैकेज में से 35,000 रुपया खर्च हो चुका है। 21 योजनाएं समाप्त हो चुकी हैं। 21। आप हमारा हिसाब मांगते हैं। जम्मू कश्मीर में आतंकी घटनाएं एक गंभीर मामला है, लेकिन कल सुरक्षा एजेंसियों के आश्वासन और उनको दिए गए निर्देशों के बाद आज उन्होंने केवल प्रदेश के विकास कार्यों पर फोकस किया और उसके बारे में लोगों को बताया। निवेश के चलते 5 लाख नए रोजगार उत्पन्न होने वाले हैं। अभी श्री जयपुरी आए थे, उनका 500 करोड़ का निवेश जम्मू में होने वाला है। अब तक जम्मू और कश्मीर मिलकर जम्मू में 7,000, कश्मीर में 5,000 करोड़ का निवेश का भूमि का आवंटन कर दिया। गृह मंत्री ने कल श्रीनगर में युवाओं से बात की थी, उनकी जरूरतों के विषय में जाना था। आज उन्होंने ये दावा किया कि अगर जम्मू कश्मीर के 45,000 युवा लोगों की सेवा में अपना समय लगाएं तो दहशतगर्दी प्रदेश से खत्म हो जाएगी। उन्होंने आज ये भी बताया कि कैसे सरकार ने जम्मू कश्मीर के युवाओं के भविष्य के लिए पहले से ही प्लान तैयार किया हुआ है। एक जमाना था कि जम्मू कश्मीर के अंदर कहने को 5 मगर 4 मेडिकल कॉलेज थे। आज मैं आपको बताने आया हूं कि जम्मू को कश्मीर के अंदर 7 मेडिकल कॉलेजों का स्थापना हो चुका है नए, और 2 और होने वाले, 5 चालू हो चुके। आज IIT का एक कैंपस का उद्घाटन हुआ।
मैं मन की बात बताना चाहता हूं मित्रों, मैं स्वयं अचंभित हूं। ढेर सारे कैंपस में मैं गया हूं, इस प्रकार का आधुनिक IIT का कैंपस मैंने नहीं देखा। जम्मू कश्मीर में विकास कार्यों की लिस्ट को बताते समय गृह मंत्री ये बताना नहीं भूले कि जम्मू कश्मीर का विकास केंद्र सरकार की प्राथमिकताओं में क्यों शामिल है। मुझे बताओ आप, देश में सबसे पहले 100% टीका किस राज्य का लग गया, बताओ तो। बोलो, अरे जोर से बोलो। जम्मू और कश्मीर का, क्योंकि मोदी जी के दिल में जम्मू और कश्मीर बसा है मित्रों, मोदी जी के दिल में। विकास कार्यों की बातों में कितनी सच्चाई है, ये हमने उन लोगों से पूछा जिनको सीधे तौर पर लाभ हुआ है। किसी सरकार ने हमारी मांग नहीं सुनी। पहली बार देश के किसी गृह मंत्री ने, होम मिनिस्टर ने स्टेज से ये कहा है कि पहाड़ियों को हम स्टेटस देंगे और पहाड़ियों का चीफ मिनिस्टर जम्मू कश्मीर बन सकता है। जहां तक अमित शाह साहब की बात रही, जो वो बात कहते हैं वो तो करते हैं। जैसे उन्होंने 3 परिवारों का नाम लिया, वो तो कहीं दिखता नहीं था ग्राउंड पे, लेकिन आज आप देखेंगे कि ग्राउंड पे बहुत अच्छी तरीके से काम हो रहा है। और सबसे बड़ी बात, जो पारदर्शिता हो रही है। अमित शाह ने अलगाववादी नेताओं और पाकिस्तान परस्त लोगों को सख्त संदेश दिया कि उनकी किसी भी हरकत का असर जम्मू कश्मीर के विकास कार्यों पर नहीं पड़ेगा और कश्मीर की शांति को नजर लगाने वालों की खैर नहीं है। ये मंदिरों की भूमि है, माँ वैष्णो देवी की भूमि है, प्रेमनाथ डोगरा की भूमि है, श्यामा प्रसाद मुखर्जी की बलिदान भूमि है। मैं यहाँ कहकर जाता हूँ, जम्मू कश्मीर की शांति में खलल लगाने वालों को हम कभी सफल नहीं होने देंगे, इस बात का विश्वास है। आतंकियों ने पिछले कुछ दिनों में जो टारगेट किलिंग की है, इसमें गैर कश्मीरी और खास तौर से हिंदू और सिख को टारगेट किया गया है। आज सिख समुदाय के मन में जो भय है, उसको दूर करने के लिए अमित शाह जम्मू के एक गुरुद्वारे में माथा टेकने पहुंचे। शाह की कश्मीर यात्रा में सुरक्षा व्यवस्था पर खास ध्यान दिया गया है। जम्मू में भी कड़े प्रबंध किए गए थे। सुरक्षा एजेंसियों ने मल्टी टियर सुरक्षा व्यवस्था बनाई थी। इसमें शार्प शूटर, ड्रोन सर्विलांस, मोबाइल चेक पॉइंट बनाए गए थे। जम्मू एयरपोर्ट से लेकर भगवती नगर इलाके तक अतिरिक्त जवानों की तैनाती की गई थी। रैली स्थल के आसपास के कई इलाकों को पूरी तरह से सील कर दिया गया था। गृह मंत्री अमित शाह यात्रा के तीसरे दिन फिर से श्रीनगर में रहेंगे। वहां पर उन्हें सिविल सोसाइटी के मेंबर्स के साथ एक मीटिंग में हिस्सा लेना है। जम्मू से सुनील जी भट्ट, आज तक। और प्रचंड आवाज से बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। T20 वर्ल्ड कप के मुकाबले में पाकिस्तान ने भारत को 10 विकेट से हरा दिया है। ऐसा पहली बार हुआ है जब पाकिस्तान ने किसी वर्ल्ड कप मुकाबले में भारतीय टीम को हराया हो। कप्तान बाबर आजम और ओपनर मोहम्मद रिजवान की शानदार पारी के दम पर पाकिस्तान ने भारत को करारी शिकस्त दी। मानो हिंदुस्तान के लिए हॉरर शो चल रहा था, ठीक वैसे ही जैसे 2017 के चैंपियंस ट्रॉफी फाइनल में हुआ। रोहित जैसा बल्लेबाज खाता तक नहीं खोल सका। केएल राहुल का फॉर्म भी काम न आया। 8 गेंदों का संघर्ष सिर्फ 3 रन बनाकर खत्म हुआ। और जब पूरे कॉन्फिडेंस के साथ आए सूर्य कुमार यादव भी बाहर जाती इस गेंद पर प्रहार करने गए तो हसन अली को यूं विकेट दे बैठे। कप्तान विराट टिके, ऋषभ के साथ एक साझेदारी भी हुई, 53 रनों की साझेदारी। ये साझेदारी न होती तो बेइज्जती भारी होती। खैर, ये साझेदारी इतनी तेज तर्रार नहीं थी कि पाकिस्तान प्रेशर में आए। और जैसा कि अक्सर होता है, 30 गेंदों पर 39 रन बनाकर ऋषभ पंत आउट हो गए, यानी सेट होने के बाद भी दूर तक नहीं जा सके। 18वें ओवर में रविंद्र जडेजा भी जब आउट हुए तो विराट का भी धैर्य टूट गया।
तेज रनों की जरूरत थी, लेकिन स्लो बाउंसर विराट पर भारी पड़ी। T20 वर्ल्ड कप में विराट पाकिस्तान के खिलाफ पहली बार आउट हुए, 49 गेंदों पर 57 रन बनाकर। हार्दिक अपने अतीत का साया तक नहीं दिखे, नतीजा भारत खींचतान कर 151 रन ही बना सका। एडवांटेज पाकिस्तान के साथ था, इस बार उसने इस मौके को जाया नहीं जाने दिया। दिल टूट गया हिंदुस्तान का। आज तक ब्यूरो। हार सवाल खड़े करती है और जब आप सवालों का सामना करते हैं, उसके जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं, तो यू कम बैक स्ट्रॉन्गर। और हरभजन मदन जी यही कह रहे हैं कि भारत अगर सीखेगा तो वापस आएगा। लेकिन हकीकत यह है कि पाकिस्तान ने पहली बार भारत को वर्ल्ड कप के मैच में हरा भी दिया है। 10 विकेटों से हराया, 13 गेंदें रहते हराया। यानी कि आज कहते हैं ना कि पहली गेंद से आखिरी गेंद तक अगर कोई टीम जीतती हुई दिख रही थी, वो इंडिया नहीं थी, वो पाकिस्तान था। और पाकिस्तान ने ये करके दिखाया है। करोड़ों लोग जुड़े हुए हैं हमारे साथ आज तक पर। हरभजन सिंह भी जुड़े हुए हैं, मदन जी भी जुड़े हुए हैं, और मैं काफी देर से कोशिश कर रहा हूं कि अगर हम इस्लामाबाद हमारा कनेक्शन जो है वो सही हो जाए तो बराह रास्त वसीम अकरम साहब भी आए, क्योंकि उनको मुबारकबाद देना बड़ा जरूरी है। क्योंकि वसीम भाई कई दिनों से हमारे साथ थे और वो बार बार ये जरूर कहते थे कि भाई देखिए, इंडिया बड़ी टीम है, लेकिन अगर पाकिस्तान जीतेगा तो जीत का जश्न मैं मनाऊंगा। उन्होंने शाम को ये चीज कही थी, प्रॉमिस भी किया था कि वो नागिन डांस करें। जी, तो अभी मेरे ख्याल हम अगर उनको जोड़ पाए, बहुत जल्दी हम उनको जोड़ेंगे। वही उनका मैसेज भी आ रहा है। मेरे को लगता है कि जश्न वहां मना रहे हैं। नहीं तो आज देखिए जीत का जश्न उनको भी नागिन डांस तो करना ही पड़ेगा ना। जब आपने 2007 में बज्जू और माही की टीम जब 2007 वर्ल्ड कप जीती थी, आपने कपिल पाजी ने किया था, थोड़ा बहुत साथ मैंने भी दिया था। लेकिन अब अगर पाकिस्तान आज का मैच जीता, और पाकिस्तान वर्ल्ड कप, देखिए ये वर्ल्ड कप नहीं जीता है पाकिस्तान आज, लेकिन अगर इंडिया जीत जाता ना आज, तो इंडिया भी वर्ल्ड कप नहीं जीतता। लेकिन यार इंडिया पाकिस्तान को हराए, पाकिस्तान इंडिया को हराए, बहुत बड़ी बात होती है। ये अपने आप में बहुत बड़ा जश्न होता है। और मुबारकबाद पाकिस्तान को। ये हार की वजह है आपके स्क्रीन पर। एक तो ऐसी है जो आपके हाथ में नहीं होता है, वो टॉस पाकिस्तान ने अच्छा जीता। उन्होंने कहा आप आइए बैटिंग कीजिए, क्योंकि ओस में हम बैटिंग करेंगे, वो भी ठीक हो गया। उसके बाद आके टॉस के बाद जब आप पहला गेंद डालते हैं और आप रोहित शर्मा को आउट करते हैं, केएल राहुल आउट हो जाते हैं, सूर्य कुमार या आउट हो जाते हैं, तो मुश्किल था। 6 में 36 रन थे भारत के, 3 विकेटें गिर गई थी। ऋषभ पंत, विराट, मैं बार बार कह रहा हूं, एक पार्टनरशिप आई। हमें लगा कि शायद वो जो तजुर्बा है ना इन विकेटों पर खेलने का, वो आज काम आएगा। ऋषभ पंत के हिटें लग भी रही थी, उन्होंने अचानक से मैच दूसरे खेमे में थोड़ी खलबली भी मचाई, फिर वो आउट हो गए। जब वो आउट हुए, वहां गेम बना हुआ था, लेकिन फिर रविंद्र जडेजा 13 गेंद में 13 रन, हार्दिक पांड्या 8 गेंद में 11 रन, विराट कोहली भी बाद में जरूर रन आए, लेकिन उस पेस पर नहीं आए। भारत जैसे तैसे 151 तक पहुंच गया। ओस गिरी, गेंदें नहीं भारत डाल पाया। भुवनेश्वर के बारे में आप क्या कहेंगे मदन जी? नहीं, मेरे को लगता है कि उसको हमने तो पहले भी कहा था, जब हम पहले भी प्रोग्राम कर रहे थे, तो शार्दुल ठाकुर के बारे में बोला था कि उसको खिलाना चाहिए। एक तो यंग लड़का है, उन्होंने अच्छा परफॉर्म किया हुआ है और गेंद निकालता भी है। उसका जो एक्शन है इज अ वेरी गुड एक्शन, हाई आर्म एक्शन है, बॉल उसके बॉल में मूवमेंट है, वो बैटिंग भी कर लेता है, अच्छी बैटिंग कर लेता है। तो ऐसे खिलाड़ियों को अगर आप मौका नहीं देंगे, अभी वजी बात कर रहा था, वो क्या थे फास्ट बॉलर है, क्या नाम, मोहम्मद सिराज, उसकी बात कर रहा। देखिए जो आपके टॉप क्लास बॉलर ना, चाहे 2020 क्रिकेट हो, आप कोई भी क्रिकेट खेल रहे हैं, जब आपके पास विकेट टेकर बॉलर आएंगे तभी आप मैच जीत पाओगे। नहीं तो ये चाहे 20 विकेट निकालोगे तो तभी तो रन रुकेंगे, नहीं तो रुकते ही नहीं, कभी रन रुकते ही नहीं। आपके दोस्त शोएब अख्तर ट्वीट कर रहे हैं, वो कह रहे हैं भज्जू पाक कहां हो यार। कोई बात नहीं शोएब अख्तर, मुबारकबाद, कोई बात नहीं, बहुत बहुत मुबारकबाद आपको। यू वर अ बेटर टीम टुडे, बट ये भूलिए मत कि ये पहला ही मैच था, अभी तो टूर्नामेंट पूरा बचा हुआ है और इंडियन टीम बहुत ही तगड़ी कमबैक करके आएगी इस टूर्नामेंट में। और देखते हैं, अगर और एक मैच मिलेगा तो फिर पता चल जाएगा। नहीं, हमारी टीम अच्छी है, कोई ठीक है। आज चैंपियन है, कहते हैं ना बैड डे इन द ऑफिस। बिल्कुल, हाँ, वो हुआ है इनके साथ। नहीं, वो बहुत अच्छा खेले। और हमने एक बात और भी करी थी कि जो जिस लिहाज की पार्टनरशिप की बात करते कि चेजिंग में उतना अच्छा पाकिस्तान नहीं, अपने विकेट बचा के नहीं रखता, चेजिंग में उतने कंफर्टेबल नहीं है। पर आज उन्होंने वो भी करके दिखाया कि चेजिंग में एक दफा भी वो लगे नहीं कि वो गेम में नहीं है। ऐसा पहली बॉल से लेके लास्ट बॉल तक जब तक वो खेले,
बहुत तगड़े इंटेंट के साथ खेले, चौका मारा, उसके बाद सिंगल डबल्स जो थे वो बहुत अच्छे, बहुत अच्छे सेंसिबल बैटिंग की, बहुत सेंसिबल बैटिंग। और देखो बॉलिंग भी उन्होंने अच्छी की है। देखिए पहले क्या होता था कि अगर पिछले वर्ल्ड कप आप निकाल के देखें तो उनके पेसर आते थे थर्ड शॉट गेंद करके ना, बिल्कुल वो कहते थे कि देखो हम 150 डाल सकते हैं, वो उसमें मार भी खाते थे। पर आज इन्होंने जो होमवर्क किया है तो उससे मैं समझता हूं उन्होंने शॉर्ट गेंद किया ही नहीं आज जी, उन्होंने आगे गेंद कर कॉर्ड बैंड कराया है, बोल्ड करी है, इसका मतलब है कि गेंद वो आगे कर रहे थे, इसी वजह से वो सारे बोल्ड या कॉर्ड बैंड हुए हैं। बिल्कुल। अभी हार्दिक पांड्या का हमने एक दृश्य देखा है कि वो अपने कंधे को लेकर चिंतित हैं, वो एक विक्रांत बड़ी बात है, क्योंकि मेरे जहन में अभी भी वो है कि नंबर 6 पे अगर वो नहीं खेलते हैं तो आपके पास क्या विकल्प है। ये हमने बात की भी थी कि अगर भारत ने वर्ल्ड कप अच्छा कर रहा है, ऋषभ पंत और हार्दिक पांड्या का चलना बहुत जरूरी है जी। तो वो विकल्प हमें अभी देखना होगा किसको बल्लेबाजी वहां पे करवाई जाए, क्योंकि सूर्य कुमार यादव, हाँ नो डाउट वो बैट करके शॉट लगाते हैं पीछे की तरफ, उनके पास वो गेम है 360 वाला, बट क्या वो वैसी फॉर्म में है कि हमें जिस पे यकीन आए कि ये बना सकते हैं रन, वो भी नंबर 6 पे जाके, जहां पे मात्र 12 बॉल में सपोज हमें 25-30 रन चाहिए, तो क्या हमें वो कॉन्फिडेंस है? तो ये एक अपने आप में ना अभी और बड़ा क्वेश्चन खड़ा हो गया। नहीं, और मैं तो कह रहा हूं कि स्कैन्स के लिए गए हैं, ये छोटा टूर्नामेंट है, ये वर्ल्ड कप 50 दिन का नहीं होता है, ये T20 वर्ल्ड कप है। फर्ज कीजिए अगर वो स्कैन में टीयर आ गया तो आप थोड़े इंतजार करेंगे, नहीं, आपको रिप्लेस करना पड़ेगा। आपके पास रिप्लेसमेंट क्या है? हार्दिक पांड्या को अगर रिप्लेस करना भी पड़ गया टीम में, अगर खुदा ना खास्ता उनको चोट लग गई, टीयर आ गया, तो फिर आप क्या करोगे? आपने किसी प्लेयर को ग्रूम किया? देखिए टीयर आ गया तो उसको तो देखो वो खेल ही नहीं सकता, तो उसका कोई फायदा ही नहीं बात करने का। फिर आप डालेंगे किसको? अब आपके पास जो भी है ईशान कृष्णा ही है, बट आपको फिर नहीं, मैं तो 15 की बात कर रहा हूं। 15 में आप किसको ले सकते हैं? मेरे को तो कोई ऐसा लगता नहीं है कि कोई ऑलराउंड एबिलिटी है। मैंने देखा है जितना ओपनिंग बैट्समैन है अब वेंकटेश अय्यर, नहीं पर वो नहीं, बट मैंने सुना कि कई नेट बॉलर्स इंडिया वापस आ गए। नहीं, वेंकटेश अय्यर वापस आ गए हैं, बट वेंकटेश अय्यर एक ओपनिंग स्लॉट पे है, आप उनको नंबर 6 पे उतारोगे, हाँ वो शायद ना रन बन रहा है, वो नहीं रन बना पाएगा, वो रन शायद ना बना। तो क्या 2019 की वर्ल्ड कप की तर्ज में यहां पर भी हमारी गलती है? क्योंकि वहां पर भी ऐसा ही हुआ था, हम 4 नंबर नहीं ढूंढ पाए, एंड मौके पर हमने बथी रायडू को ड्रॉप कर दिया, फिर हमने विजय शंकर को ले गए। क्या भारत को नंबर 6 की तैयारी करनी चाहिए थी, ये जानते हुए कि हार्दिक पांड्या 2-3 साल से उनकी फिटनेस के इश्यूज हैं? देखिए नंबर 6 एक ऐसी पोजीशन है कि वहां पे आपके पास बॉलें कम होती हैं और टारगेट बड़ा होता है, उसमें आपको चाहिए बिल्कुल बहुत ही बढ़िया स्ट्राइकर, जो कि हार्दिक पांड्या हैं। बट हार्दिक पांड्या अगर अवेलेबल नहीं है तो फिर आपके दूसरे तीसरे ABCD क्या प्लान है उनके बाद? तो वो हमने, मुझे लगता है कि तैयारी करी नहीं है, और जितने भी IPL में भी लड़के खेले हैं नंबर 5-6 की पोजीशन पे, चाहे इंक्लूडिंग KKR की टीम या फिर CSK की टीम या फिर मुंबई इंडियंस की टीम, तो 6-7 पे तो कोई ऐसा दिखा नहीं है कि जो हार्दिक पांड्या को रिप्लेस कर सके। और देखिए सूर्य कुमार यादव थी, अच्छा 360 डिग्री उनके पास सारे शॉट्स हैं, पर जब आप इंटरनेशनल क्रिकेट खेलते हैं ना तो आपको चॉकआउट कर दिया जाता है। और पाजी बैटिंग नंबर 3 या 4 पे रन बनाना थोड़े से आसान है, बिल्कुल हाँ, बिकॉज जब फील्ड खुल जाती है जी, तो फिर एकदम गेम जो है बिल्कुल डिफरेंट हो जाती है। पर यह है कि अब आप लेके किसको आएगा? आपके पास जो भी है एक बैट्समैन ही लेके आओगे, पर एक देखिए 2020 क्रिकेट में अगर 5 बॉलर खिला रहे हैं आप, तो एक आधा बॉलर का अगर ऑफ डे चला गया आपके पास तो 4 ही रह गए ना जी, क्योंकि यही 50 ओवर में होता है, कभी एक ऑफ डे गया तो 4 बॉलर से रिकवरी नहीं होती कभी भी। वही बात है, मैं तो जरूर चाहूंगा कि वहां पे किसी ऑलराउंडर को खिलाया जाए जो मतलब साथ में 1-2 ओवर भी करता हो, चाहे वो स्पिनर ऑलराउंडर हो या फिर फास्ट बॉलर ऑलराउंडर हो, जो बल्लेबाजी साथ में करता हो। बॉलिंग ऑलराउंडर चाहिए आपको जी, जो कि जैसे शार्दुल ठाकुर है, पर शार्दुल ठाकुर कैनॉट बी योर नंबर 7 बैट्समैन। आई थिंक वो नंबर 8 पे अगर शार्दुल ठाकुर आए तो मैं बात मान सकता हूं, बट नंबर 7 पे अगर आप उनकी बैटिंग देख रहे हो तो मुझे लगता है इंडिया की बैटिंग छोटी हो जाएगी। फिर सेमीफाइनल में इंडिया जा रहा है, डेफिनेटली जाएगा, ऐसी कोई बात नहीं। हमें अपना ये थोड़ी है कि आप एक मैच खत्म हो गया, 40 मिनट हो चुके। लोग तो जो मैं देख रहा हूं, मैं यूट्यूब चैनल देख रहा हूं जो हमारा आज तक का है, अभी भी 1 लाख लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मैच खत्म हुए 40 मिनट हो गए, आई थिंक उस लिहाज से भी देखें 1,20,000 लोग हमारे साथ यूट्यूब पर हैं, और ज्यादा सवाल जो मैं देख रहा हूं जो सोशल मीडिया पर भी हमें आ रहे हैं
वो यही आ रहे हैं कि क्या इंडिया सेमीफाइनल जा रहा है कि नहीं जा रहा। हालांकि मेरा यह भी मानना है कि पाकिस्तान आज पाकिस्तान की तरह नहीं खेला, कोई बड़ी बात नहीं। यही पाकिस्तान न्यूजीलैंड से हार जाए और यही न्यूजीलैंड इंडिया से हार जाए, ये भी हो सकता है। कुछ भी हो सकता है। ये भी हो सकता है कि अफगानिस्तान ही किसी बड़ी टीम को टांग जाए एक दिन। बिल्कुल। देखिए अफगानिस्तान एक ऐसी टीम है वो किसी ना किसी को जरूर सरप्राइज करेगी। खुद तो नहीं जाएंगे सेमीफाइनल, किसी का रास्ता बिल्कुल, क्योंकि अगर वो जो शॉर्टर फॉर्मेट है ना, ये डेंजरस टीम है जो पीछे छोटी टीमें है, इनको खेलना ही यही आता है। और मदीप जी, अगर उनके सामने कोई टीम फंस गई शारजा में अगर कोई टीम फंस गई और उन्होंने पहले बल्लेबाजी करके 140 रन बना दिए, जैसे स्पिनर उनके पास हैं, स्पिनर है वो तो बहुत दिक्कत करते हैं। कितनी भी बड़ी टीम को वो लटा सकते हैं, लटकाएंगे वो। तो फिलहाल ये है जी कि पहले दिन फर्स्ट डे फर्स्ट शो भारत का अच्छा नहीं रहा। फर्स्ट डे फर्स्ट शो भारत का अच्छा नहीं रहा और ऐसा नहीं है कि किसी एक वजह से, अब ओवरऑल कहते हैं ना कि आपकी गेम कोलैप्स होगी। जो चैंपियंस ट्रॉफी फाइनल में हुआ था वो 50 ओवर का था, ये 20 ओवर का था। वहां पर भी पहली गेंद से भारत नीचे लगा हुआ था आखिरी गेंद तक, यहां पर भी ऐसे ही था, पहली गेंद से आखिरी ओवर तक, आखिरी गेंद तक भारत नीचे लगा हुआ था। ये 2020 फॉर्मेट ने ये तो दिखा दिया है कि आप जितनी भी अच्छी टीम हो उस दिन आपके 40 ओवर तय करते हैं नतीजा। कल भी आपने देखा इंग्लैंड किस तरह से वेस्टइंडीज को उन्होंने 55 ऑल आउट कर दिया, लेकिन आज भारत के लिहाज से विराट ने कहा है कि हमने जीत की पूरी कोशिश की है और पाकिस्तान ने हमें हर डिपार्टमेंट में हराया है। तो कह रहे हैं हम अपने प्लान को अमल में नहीं ला सके। हाँ बिल्कुल सही कहा उन्होंने। देखिए ये जो उन्होंने कहा है उनको मालूम है कि हम कहां गलती की है हमने, क्योंकि इस क्रिकेट में अगर आप देखें 2 अभी तक मैचेस हुए हैं, 2 कल हुए थे, 2 आज हुए हैं। अगर जिस टीम के जल्दी आउट हुए हैं 3-4 खिलाड़ी शुरू में आउट हुए, उस टीम की रिकवरी बिल्कुल नहीं हुई, वो टीम हारी भी है। और ये देखना पड़ेगा कि आपका जो पावर प्ले 6 ओवर है ये बड़े इंपॉर्टेंट है 2020 में, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है जहां से गेम सेटअप होता है। यही बात हम कर रहे थे कि जब इंडिया बल्लेबाजी करे तो चाहे आप 40-42 रन ही बनाओ पर विकेट नहीं खोना है, और वही पाकिस्तान ने किया है। रन चाहे 42 ही बनाए पर विकेट नहीं खोया। पावर प्ले में अगर आपका विकेट नहीं जाता है तो फिर आपके जो सेट बल्लेबाज हैं वो गेम को आपसे दूर ले जाते हैं। तो वो पाकिस्तान के लिए वो चीजें सही हुई, बट इंडिया को ऑब्वियसली दे विल हैव टू वर्क फ्रॉम द नेक्स्ट गेम ऑनवर्ड्स कि पहले 6 ओवर जो है, चाहे बॉलिंग में अगर आप बॉलिंग कर रहे हो तो 2 विकेट लेने के लिए देखना है, और ऑब्वियसली अगर बैटिंग कर रहे हो तो फिर वहां पे रन चाहे कम बने पर विकेट नहीं खोना है। जो भी है जी, आज का गेम ऐसा रहा कि विराट कोहली ने रन भी बनाए पाकिस्तान के खिलाफ, उनके रनों का सिलसिला लगातार चलता जा रहा है, लेकिन आज वो जिता नहीं पाए। एक और जो सवाल था वो ये था कि बाबर आजम को हम कह रहे थे कि बाबर आजम चल रहे हैं और उस रास्ते पर हैं, लेकिन आज शायद वो सुपर बॉय से सुपरमैन की तरफ बड़ा कदम उन्होंने बढ़ाया। क्योंकि आप बल्ले से रन बनाते हैं, कैसे चेज करते हैं वो अलग बात होती है, लेकिन बाबर ने चूंकि एक बड़ा मैच खत्म किया जाके, ये वो चीज की है जो कई साल पहले विराट कोहली ने जिस तरह से आगाज किया था। देखिए बाबर आजम को काफी मैच्योरिटी आई है बैटिंग में, जो 2-3 साल आज तो और ज्यादा आगे होगी। आज देखिए, आज उन्होंने जो बैटिंग की है, हमने पीसीएल के मैचेस हमने देखे हैं, वो जब वो बैटिंग करते हैं उनके बाकी मैचेस भी हम देखते रहते हैं, क्योंकि आजकल तो टेलीवाइज हर मैच होता है, तो उसमें बड़ी इनके गेम में बहुत ज्यादा अंतर आया हुआ है और बड़ा क्लीन खेलते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई उल्टे सीधे शॉट खेलते हैं, ये बड़ा क्लीन बैट्समैन है। और रिजवान ठीक है, वो एक ऐसा बैट्समैन है जो अपसेट करता है आपकी बॉलर की लेंथ, उसने किया भी आज, पहले ओवर में भी उसने 10 रन मार दिए। उन्होंने बिल्कुल मैच को ऐसे कर दिया एकदम। देखिए पहला ओवर जो है बड़ा इंपॉर्टेंट ओवर होता है, कहते हैं ना जब आप बॉलिंग करें तो आपके पहले 2 बॉल बिल्कुल सटीक डलने चाहिए ताकि आप प्रेशर क्रिएट कर सके बल्लेबाजी के ऊपर। अगर आपको पहले अगर 2 बॉलों में पड़ गए तो उसके बाद 4 बॉल तो आप सोचते रहते कहां करूं मैं बॉल को, तो ये बड़ा जरूरी रहता है ये।